हाय फ्रेंड्स, नित्य शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और सरकार ने कुछ इस तरीके के कार्य किए हैं जिसकी वजह से अभ्यर्थियों में थोड़ा सा रोष है इन चीज़ों को लेकर, लेकिन उसी के लिए सब तरह की पिटीशन फाइल हो चुकी हैं अब, और सरकार के ख़िलाफ़ यहाँ आपको एक बड़ा मोर्चा देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि ये नियम है कि एसटी की जो बची हुई सीटें हैं, यदि वो बच जाती हैं तो उसे एससी कोटे में जोड़ा जाता है। बैकलॉग की सीटों को उन्हें और किसी वर्ग में नहीं जोड़ सकते, लेकिन सरकार ने ऐसा कार्य भी नहीं किया, जिसकी वजह से जो एससी के छात्र थे वो इस मामले को लेकर कोर्ट चले गए। उधर ईडब्ल्यूएस पर जीत मिलनी तय है, क्योंकि सरकार ने अपने हलफनामों में अपने जो सबमिशन दाखिल किए हैं उसमें अलग अलग डेटों का जिक्र किया है, और वो डेट ईडब्ल्यूएस देश में लागू होने के बाद की डेट है। तो जब ईडब्ल्यूएस के लागू होने के बाद की डेटें हैं वो जो भर्ती प्रक्रिया को शुरू मानती हैं, उस आधार पर तो एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। उधर सरकार ने जो शिक्षा, चलो मैं एक एक करके आपको एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा रोष वाली चीज़ है वो ये थी कि एक मर्सी पिटीशन दाखिल करी थी शिक्षा मित्रों के संघ ने, शिक्षक संघ ने, शिक्षा मित्र शिक्षक संघ ने। तो इन्होंने जो हमारे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं उनको एक लेटर लिखा था कि आप हमारे ये जो रेगुलर बीटीसी और विशिष्ट बीटीसी वाले छात्र हैं इनको शामिल कर लीजिए, और मात्र एक लेटर जारी किया गया है और उस मर्सी पिटीशन को मान लिया गया कि हम ऐसा था कि जो कॉलम नंबर 14 है, तो कॉलम नंबर 14 में आपको लिखना था कि आप बीटीसी हैं, विशिष्ट बीटीसी हैं, शिक्षा मित्र हैं, या आप क्या हैं। तो उन्होंने बीटीसी पर टिक करा, तो ये जितने भी 250 शिक्षा मित्र हैं वो बीटीसी माने गए, ना कि शिक्षा मित्र। अब उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी कि हम ये लिखना भूल गई और हमें शिक्षा मित्र पर टिक करना था, लेकिन क्योंकि हम बीटीसी भी हैं इसलिए हमने बीटीसी पर टिक करा। एक्चुअली वो बीटीसी पर टिक इसलिए करना चाहते थे क्योंकि बीटीसी का जो एकेडमिक है वो ज़्यादा अच्छा होता है। खैर चलो, उनका रीज़न कोई भी रहा हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मर्सी पिटीशन बिना किसी कोर्ट के आदेश के सरकार मान्य करती है, तो ऐसे तो फिर बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 1 to 14 तक बहुत सारी गलतियां करी है। किसी ने माता पिता के नाम में गलती करी है, किसी ने पूर्णांक भरने में गलती कर दी, किसी ने कुछ चीज़ें भरने में गलती कर दी। तो सरकार यदि इस तरह की मर्सी पिटीशन को मान्य करेगी तो फिर बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो इस चीज़ जो लेटर लिखेंगे और वो कोर्ट जाएंगे फिर कि जब इनकी मर्सी पिटीशन पर इनको संशोधन करने का, इन्हें शामिल करने का आदेश सरकार ने दिया है, तो हमें क्यों नहीं शामिल किया जा रहा। तो ये बड़ी सिंपल चीज़ है, क्योंकि सरकार ने एक रास्ता खोल दिया है। यदि मैं ये नहीं कहता कि 250 में से 90-97 पे 5 पास हैं या 10 पास है। आप सोचिए यदि 10 अभ्यर्थी चयन सूची से बाहर निकाल दिए गए, तो यदि 10 अभ्यर्थी चयन सूची से बाहर निकलते हैं तो ये बात भी तय है कि जो 10 अभ्यर्थी हैं जो भी चयन सूची से बाहर निकलेंगे वो कोर्ट जाएंगे। जब वो कोर्ट जाएंगे तो वो वहाँ से जो आदेश लेकर आएंगे वो ये होगा कि इनको शामिल किया जाए। तो कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया में लंबित हुई, देरी हुई, और ऐसा भी हो सकता है कि वो 10 अभ्यर्थी उनके लिए रास्ता खोल दें जो भविष्य में संशोधन करने के लिए सरकार जो माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगाई थी वो रोक दोबारा खुल जाए। तो सरकार ने जो रास्ता खोला है ये कोई कोर्ट का निर्णय नहीं है, ये सरकार ने अपने आप निर्णय लिया है इनको शामिल करने का कि आप जो कॉलम नंबर 14 में शिक्षा मित्र लिखना भूल गए थे, ये हम आपको मान्य करते हैं। अब यदि इनको मान्य है तो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं वो कोर्ट जाएंगे, इसकी वजह से भर्ती लंबित हो सकती है। तो एक रास्ता जो खोल दिया गया है ये अनुचित है इस समय, जब भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल फाइनल होने को है, क्योंकि यदि 10 अभ्यर्थियों पर भी इनका प्रभाव पड़ता है तो पूरी वो अनुचित होगा, क्योंकि वो 10 अभ्यर्थी एक चयन सूची का हिस्सा हैं। अब ये जो है एक ऐसी चीज़ है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। इसके अलावा एक दूसरा पॉइंट, आपको पता होगा कि ईडब्ल्यूएस पर शशांक पांडे वाला केस था, उसके ऊपर जजमेंट आया, उसमें एक बहुत बड़ी ब्रीफिंग करी गई। सबसे पहले हम उसी के बारे में बात करते हैं। 10% गरीब सवर्ण आरक्षण ना देने पर लगातार हाईकोर्ट की सख्ती, और पिछली 5 तारीख की बहानेबाजी के बाद आखिरकार सरकार के अधिवक्ता ने अपना लिखित हलफनामा हमारे मामले पर दे दिया। ये एक पोस्ट है जो ईडब्ल्यूएस टीम के द्वारा लिखी गई है कि सरकार के और ईडब्ल्यूएस टीम के बीच में क्या वार्तालाप चल रही है।
तो पिछली 5 तारीख पर बहानेबाजी के बाद आखिरकार सरकार के अधिवक्ता ने अपना लिखित हलफनामा हमारे मामले पर दे दिया है। 6 पेज के हलफनामे में सरकार 69,000 भर्ती का विज्ञापन 1/12/2019 के शासनादेश से जारी मानकर EWS याचिका खारिज करने से कोर्ट से रिक्वेस्ट की है। उन्होंने कहा कि हमारी जो हमारी भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन है वो 1/12/2019 को आया था, मतलब 1 दिसंबर 2019। अब इसके बाद ये कहा कि याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया जाए। सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया जाए। यद्यपि खारिज करने की रिक्वेस्ट और जुर्माना वाली बात हर विपक्षी अपने काउंटर में लिखता है, क्योंकि कोई भी याचिकाकर्ता जब किसी को परेशान कर देता है तो वो काउंटर में उसकी खींच दिखाई देती है। फिलहाल तो सरकार का काउंटर याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं को मिल चुका है। जल्दी इसका पॉइंट टू पॉइंट रिजोइंडर यानी खंडन जमा किया जाएगा। पहली बार सरकार को मजबूर होकर 69,000 शिक्षक भर्ती में किसी याचिका पर कोर्ट की सख्ती के बाद जवाब देना ही पड़ा, जबकि 69,000 भर्ती में 2 दर्जन से अधिक मुकदमे पर सरकार कोई जवाब लगाने के मूड में नहीं थी और अधिकतम से अधिकतम सारे मामले को खींचना जारी था सरकार का। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। 28 जुलाई को EWS की सुनवाई में जस्टिस राजन रॉय ने, क्योंकि अभी 28 जुलाई को परसों ही सुनवाई हुई है, EWS की सुनवाई में जस्टिस राजन रॉय ने जब सरकार द्वारा पिछली 5 तारीख पर सरकार द्वारा गुमराह किए जाने की बात करके याचिकाकर्ता के अंतिम रिलीफ देकर भर्ती में शामिल करने की बात रखी, तो जस्टिस ने सरकार को हलफनामा के लिए अंतिम बार 1 सप्ताह दिया और हलफनामे के लिए अंतिम बार 1 सप्ताह दिया और कहा मैं अंतरिम नहीं जल्द अंतिम आदेश दे दूंगा। इस तरह सरकार पर कोर्ट का भारी दबाव काम आया और आखिरकार मजबूरी में सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ा। सरकार द्वारा EWS में दिए हलफनामे में भर्ती को 1/12/2019 से मान रहे हैं, जबकि कट ऑफ को बचाने के लिए दिए गए हलफनामे में हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच में सुपर टेट की एक अर्हता परीक्षा मानकर भर्ती आगे स्टार्ट होने की बात 16 मई 2020 से भर्ती स्टार्ट को माना है उन्होंने। मतलब सरकार ने अलग अलग हलफनामे दिए हैं अलग अलग कोर्ट में। हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच में भी अपने ऑर्डर के पैरा 65 और 85 का जिक्र किया है, सबको पता है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना 6 जुलाई के हलफनामे में भी नियमावली में B.Ed को शामिल करने वाले संशोधन को वैलिड बताने के लिए सुपर टेट को एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम माना है और भर्ती में उसके बाद यानी 16 मई 2020 से स्टार्ट माना है भर्ती को 16 मई 2020 से। मतलब सरकार ने अलग अलग हलफनामों में अलग अलग डेट दी है भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की। अब सरकार खुद फंस चुकी है और डिवीज़न बेंच में और सरकार द्वारा EWS में दिए, मतलब यहाँ पर ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं जो कि आप समझ सकते हैं कि इनका सेंस क्या है, क्योंकि सरकार ने अलग अलग स्टेज पर अलग अलग चीज़ों को अपने हलफनामे में दिया है। सरकार द्वारा EWS पर दिए हलफनामे में भर्ती 1/12/2019 से मान रहे हैं, जबकि कट ऑफ को बचाने के लिए दिए हलफनामे में हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच में सुपर टेट की एक अर्हता परीक्षा मानकर भर्ती आगे स्टार्ट होने की बात वहाँ पर 16 मई से भर्ती स्टार्ट माना है। मतलब सरकार ने EWS में जो डेट दी है भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की वो अलग दी है और डिवीज़न बेंच में सुपर टेट की परीक्षा को अर्हता की तिथि वहाँ पर 16 मई 2020 दी है। हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच में भी अपने ऑर्डर के पैरा 65 और 85 का जिक्र किया है। B.Ed शामिल करने के संशोधन वैलिड बताने के लिए सुपर टेट को एक क्वालिफाई एग्ज़ाम माना है और भर्ती उसके बाद 16 मई 2020 से स्टार्ट माना है। अब सरकार खुद फंस चुकी है और डिवीज़न बेंच और सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग काउंटर में और EWS अलग अलग काउंटर, मतलब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अलग काउंटर दाखिल किया है और EWS के लिए अलग से डेट काउंटर में लिखी है। अब मज़ा आएगा कि जुर्माना किस पर होना चाहिए, जो हर कोर्ट में अलग अलग काउंटर दे उसे या याचिकाकर्ता पर। सरकार का जवाब आना मतलब हम 80% सफलता के करीब हैं। अब EWS का रिजोइंडर जमा होते ही कभी भी फाइनल आदेश EWS पर आ सकता है। तो ये जो पोस्ट है ये EWS टीम की पोस्ट है, जो इस याचिकाकर्ता की पोस्ट है जिन्होंने सरकार पर मुकदमा दायर किया है इस चीज़ के लिए कि आपने अलग अलग हलफनामे में आपने इसको शामिल क्यों नहीं किया, जबकि आपने डेट वहाँ पर अलग बताई है भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की। आपको यदि पता हो कि 14 जनवरी 2019 से EWS हमारे देश में लागू हुआ, 14 जनवरी 2019 से, जबकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अब जब 14 जनवरी 2019 से भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई
और सरकार ने अपने हलफनामे में अलग अलग डेट दी हैं जो कि 14 जनवरी के बाद की हैं। तो जब भर्ती प्रक्रिया 14 जनवरी के बाद यदि शुरू हुई है, जो जैसा कि सरकार ने अपने काउंटर जो सुप्रीम कोर्ट में काउंटर दाखिल किया था, जैसा कि सरकार ने उसमें कहा था, तो सरकार की यहाँ लाइबिलिटी बन जाती है कि वो 16 मई 2020 से पहले होने वाले जो अमेंडमेंट हैं उनको वहाँ पर शामिल करना सरकार की मजबूरी बनेगी। उधर एसटी की जो सीट हैं उसको लेकर भी एक बात सामने आ रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में एससी कोटे की जो रिक्त सीटें हैं अभ्यर्थियों के भरे जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को हाईकोर्ट के सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। ऐसे अभ्यर्थियों ने नियमों का हवाला देकर एससी कोटे की रिक्त सीटों को नियुक्ति की मांग की है। ओमपाल सिंह और 155 अन्य नई याचिकाकर्ताओं की न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता की सुनवाई की याचिकागण के अधिवक्ता सीमान सिंह का कहना है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में एससी अभ्यर्थियों के लिए 14,490 पद आरक्षित थे, जबकि एससी कोटे के लिए 1,380 पद। अब सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेरिट बनने के बाद एसटी की 270 अभ्यर्थी सफल हुए, सभी की नियुक्ति मिल गई। उसके बावजूद एससी कोटे की 1110 सीटें रिक्त हैं। अधिवक्ता का कहना है कि 1994 की आरक्षण नियमावली के अनुसार यदि एससी कोटे की कोई सीट बचती है, अधिवक्ता का कहना है कि 1994 के आरक्षण नियमावली के अनुसार यदि एससी कोटे की सीट अभ्यर्थी ना मिलने के कारण रिक्त रह जाती हैं तो उनका एससी कोटे में अभ्यर्थियों से भरा जाए। याचिकागण का कहना है कि वह सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सफल हुए थे मगर मेरिट में नहीं आ पाने के कारण चयन नहीं हो सका। यदि इन रिक्त पदों को एससी अभ्यर्थियों से भरा जाता तो याचिकागण चयनित हो सकते हैं। कोर्ट ने इस मामले के सचिव को 9 सितंबर तक अपना जवाब, इसका मतलब है 9 सितंबर तक आपको वेट करना पड़ेगा और ये सीटें जुड़ जाएंगी। मतलब इस पर कोई विवाद नहीं है, बिना किसी विवाद के ये सीटें जुड़ेंगी, क्योंकि ये नियम है 1994 की आरक्षण नियमावली का। यदि एसटी की सीटें बचती हैं तो उन्हें एससी में जोड़ना लाजमी है। तो कुल मिलाकर अलग अलग अपडेट जो निकल कर आ रही हैं उन सबसे अपडेट ये कहती है कि सरकार अब बजाय कुछ भी करने के, जो यदि सरकार शिक्षा मित्रों को यदि 250 शिक्षा मित्रों को मौका दे रही है तो वो उतना ही 22,000 सीटें जोड़कर, उतनी ही सीटें जोड़कर चयन सूची को प्रभावित ना करे। यदि सरकार ने स्वयं ही अपनी चयन सूची को प्रभावित कर दिया तो जिन अभ्यर्थियों का अहित होगा वो कोर्ट जाएंगे और कोर्ट जाएंगे तो भर्ती प्रक्रिया लंबित होगी। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।